अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, तो फाइनली आप अपना एम कैट का पेपर आज दे आए हैं और मैंने जहाँ तक सुना है कि एम कैट का पेपर काफ़ी अच्छा आया हुआ था। मेरी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन मैंने सुना है कि कोई इसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था, कोई इसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था, किसी की ऑप्शंस गलत नहीं थी और उसके डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी अच्छा था। ऐसा तंग करने वाला पेपर नहीं था। तो उम्मीद है आप सब ने एम कैट का पेपर कमाल कर दिया होगा। तो फुल एक्साइटमेंट के साथ हम इसकी फ़िज़िक्स का जो आपका पोर्शन है ना, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके, मुझे उम्मीद है कि सबके सारे एमसीक्यू ठीक हुए होंगे, क्योंकि इनमें से कोई गलत करने वाला एमसीक्यू आया ही नहीं है। तो पहला एमसीक्यू देखो, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, अल्फ़ा का यूनिट पूछ रहा है। मैंने तो आपको ज़ुबानी याद करवाया हुआ है। अल्फ़ा का यूनिट क्या है, मैंने ज़ुबानी याद करवाया था, दैट इज़ पर केल्विन। ये लो, ये आपकी ऑप्शन है। अल्फ़ा का वैसे आपके पास फार्मूला क्या होता है, आपको पता है क्या? ये लो, आर नॉट आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टेम्परेचर, ऐसे ही है। अब ये डिफरेंस इन आर है ऊपर, तो इसको मैं डेल्टा आर के ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको आर नॉट इंटू टी। अच्छा, डेल्टा आर का यूनिट भी ओहम होगा, नीचे आर नॉट का यूनिट भी ओहम होगा, टेम्परेचर का केल्विन होगा। ये कट जाएंगे तो आपके पास देखो 1/के यानी पर केल्विन आपके पास इस तरह से यूनिट आ जाएगा। बहुत सिंपल। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स फ्रॉम अ रेफरेंस लेवल टू अ हायर पॉइंट इज। इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो कह रहा है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है। ये बात याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स से पूछ रहा है। अच्छा, मेरे पास समझो एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये ज़मीन है, मैंने इसको ना ऊपर उठाया, इस तरह से मैंने इसको ऊपर उठाया, ऊपर की तरफ फोर्स लगा के मैंने इसको ऊपर उठाया। अब यहाँ ये ऊपर आ गया। अब एक तो मैंने इस पर फोर्स लगाई, मैंने इसको यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया, तो जो मैंने फोर्स लगाई वो ऊपर की तरफ थी, है ना। तो मैंने जो वर्क डन इस पर किया वो था वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ, ऊपर की तरफ है जो, एफ ऊपर की तरफ मैंने लगाई थी इस पर, ठीक है। एफ डिस्प्लेसमेंट भी इसका ऊपर की तरफ हुआ, तो एफ डी कॉज मतलब वो 0 डिग्री, तो कॉज 1 आ जाएगा ना। तो मैंने जो इस पर वर्क डन किया, उस वो फोर्स भी ऊपर लगाई थी, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर प्रोड्यूस हुआ, तो उसकी वजह से पॉजिटिव वर्क डन हो रहा, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी क्या कर रही है, वो चाह रही है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे आए। उसने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है, ग्रेविटी चाह रही है कि वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आए, तो यानी ग्रेविटी तो इस पर लगा रही है फोर्स नीचे की तरफ। लेकिन हमने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ प्रोड्यूस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें आपने देख लिया कि एफ और डी आपस में क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये आपस में ऑपोजिट है। तो एफ डी कोस 180 डिग्री पुट करोगे आप, एफ और डी के दरमियान एंगल कितना आ गया 180 डिग्री, तो एफ डी कोस 180 क्या आ जाएगा माइनस एफ डी। तो इसमें बच्चे आपका आंसर आ जाएगा ऑलवेज नेगेटिव। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया है, उसने नीचे की तरफ चाहे कि वर्क डन हो, तो वो नेगेटिव में आया है। समझ गए इस बात को। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ था, फोर्स एक नीचे की तरफ लगा था, तो दोनों 180 डिग्री पे आ गए। अच्छा, if two speakers emit sound at same frequency and phase, maximum loudness occurs when। याद रखो, जो मैक्सिमम लाउडनेस होती है ना, वो हमेशा तब होती है जब आपके पास जो पाथ डिफरेंस होता है ना, वो एम लेमडा के इक्वल होता है। जो आपके पास पाथ डिफरेंस होता है, पीडी लिख रहा हूँ, ये एम लेमडा के इक्वल होता है। और जो एम होता है वो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3, इसमें कुछ भी हो सकता है। पाथ डिफरेंस बच्चे इसमें देखो आपके पास मतलब फ्रैक्शन में होना चाहिए, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4, कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। ये भी ऑप्शन में गई, फिर ये भी डिवाइड आ रही है, ये भी गई, ये भी गई, तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, ये वाली राइट ऑप्शन। अच्छा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज। देखो, जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है ना, इसकी डेफिनेशन में ही आता है कि इट इज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस बात का पता है ना कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। अब उसने कहा है कि जब उसने ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है, अब इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, तो जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन बच्चे 0 हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा वी आपके पास 0 आ जाएगा और ए इक्वल्स डेल्टा वी ओवर, ये होता है टी फार्मूला, तो ये 0 है तो आपके पास एक्सेलरेशन भी 0 आएगी। समझ गए इस बात को। आगे देखो, अ 0.5 kg बॉल मूविंग एट 6 मीटर पर सेकेंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ करना है। यार कितना आसान पेपर आया है आपको ये। 1/2 mv², ठीक है, इक्वल्स 1/2 मैस 0.5 पुट करो और v6 स्क्वेयर पुट करो। ये गौर करो, 1/2 वो 0.5 भी 1/2 होता है, ठीक है, इंटू 36। ये लो,
2 1 ज़ा 2 एक कैरी, 2 8 ज़ा 16, 18 डिवाइड बाई 2 9, ये लो 9 जूल आपका आंसर है। बहुत ही आसान था ये। अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब टू अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो, इट्स वेलोसिटी मस्ट बी, याद रखो इट इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। ये तो बहुत ही आसान था। समझो मेरे पास एक ऐसे पाइप है, इसमें हमारे पास जो है वो जा रहा है, फ्लूइड जा रहा है, मैं ऐसे बना रहा हूँ येलो में, ये फ्लूइड जा रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है वो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि मैं कहता हूँ क्रिटिकल वेलोसिटी, समझो मैं कहता हूँ क्रिटिकल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, अगर इसकी वेलोसिटी हो गई है 20, क्रिटिकल से ज़्यादा हो गई है, तो अब इसका जो फ्लो है ना वो लेमिनार नहीं रहेगा, वो टेढ़ा मटेढ़ा इस तरह से हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने लेमिनार से जब टर्बुलेंट में जाना है तो आपको वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो बस उसने इसमें ये पूछा हुआ है। आगे देखो, फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज वीकेस्ट, ये लो बहुत ही आसान है, मिड वे बिटवीन देम, ये तो वैसे ही जुबानी आना चाहिए। जो मैंने आपको याद होगा लेक्चर में पढ़ाया था, तो मैंने आपको जीरो फील्ड के केसेस में सब कुछ बताया था। देखो मेरे पास अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलनी है इस तरह, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलनी है उस उधर से इस तरह, दोनों मिड पॉइंट पे एक दूसरे से समझ लो एक हिसाब से मिलेंगी, और इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को काट देंगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू होगी वो हो जाएगी ज़ीरो। तो देखो मिड वे बिटवीन देम आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिल जाएगी। समझो इनके दरमियान अगर डिस्टेंस 10 मीटर है ना, तो फिर ये 0 पॉइंट का डिस्टेंस एक चार्ज से 5 मीटर के इक्वल हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। आगे देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च इन एयर विद सर्टेन एंगल, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट, बहुत ही आसान है, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्यों? देखो समझो मेरे पास ये ज़मीन है, मैंने एक सर्टेन एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल ऐसे लॉन्च किया, समझो वो एंगल ऐसे है थीटा, इसकी मैंने इस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया है। अब जब इसने ऊपर आना, समझो इस पॉइंट पे आया, यहाँ पर तो इसके दो कंपोनेंट्स है, गौर करना है आपने, यहाँ पर तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक इसका ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट है, एक मिनट ज़रा कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं, हाँ एक इसका ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट है, एक इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। समझ आती है इस बात की। लेकिन अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे देखो, हमें पता है अब सिर्फ और सिर्फ इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो देखो यानी यहाँ पर इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, आगे इसकी वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। तो फिर क्या होगा, या बताओ कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो दोनों जगह सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट देखो, वर्टिकल कंपोनेंट शुरू में ज़्यादा है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में उसकी दोनों, अब इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर इसकी ओवरऑल वेलोसिटी बना रही है ना, तो अब दूसरा कंपोनेंट जहाँ मैक्स होगा तो ओवरऑल वेलोसिटी जीरो होगी, ओवरऑल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ऐसे हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं हो सकता, बिटवीन लॉन्चिंग एंड हाईएस्ट पॉइंट नहीं, बीच में भी करोगे तो बेशक वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट तो कर रहा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कम होगी कंपैरेटिवली टू स्टार्टिंग, वो कुछ इस तरह से होगा। हॉरिजॉन्टल तो उतना का उतना ही है, लेकिन वर्टिकल फिर छोटा होता जाएगा ऐसे, और एट ऑल पॉइंट्स होने से रहा। अब देखो, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हाफ्ड, अच्छा दो चार्ज हैं उनके दरमियान डिस्टेंस आपने हाफ कर दिया, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर आल्सो डबल्ड, डिस्टेंस हाफ कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस दोनों का डबल कर दिया है, देन द फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस बिकम्स, बहुत ही आसान सा है ये भी। इसमें भी बच्चे देखो, आपने कूलम्स लॉ का फार्मूला यूज़ करना है, फिजिकल्स टू के Q1, उसने कहा कि दोनों का ना उसने डबल कर दिया है मैग्नीट्यूड, तो Q1 Q2, लेकिन 2 के साथ, क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड डबल कर दिया है, डिवाइडेड बाय r² होता है, लेकिन उसने डिस्टेंस क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो r/2 का इस तरह से होल स्क्वायर आ जाएगा, कोई मुश्किल बात इसमें। ऊपर देखो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, 4 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², ये 2 का भी स्क्वायर है डिवाइड बाय 4, देखो ये 4 डबल डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ऊपर आगे मल्टीप्लाई हुआ 4 से, 4 4 जार 16, 16 के Q1 Q2 ओवर r²। तो बच्चे ये 16 टाइम ज़्यादा हो गई है, तो यही आपका इसमें आंसर है।
आगे देखो, इफ़ अ बॉडी हैविंग मास m1 2 kg मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड अप्रोचेज अनदर मास m2 3 kg with speed of 1 meter per second in the same direction, relative speed of approach is 4 meter per second, relative speed of separation after collision will be। इतना आसान MCQ हद हो गई है। हमेशा मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि जो relative speed of approach होती है ना, ये जो relative speed of approach है ये इक्वल होती है किसके, relative speed of separation के। आपको कोई फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। उसने जो लंबी चौड़ी कहानी बताई है कि इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, आपको वो चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने आपको रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच दे दी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो बच्चे रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन भी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। इफ़ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इफ़ पी इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एम इज इट्स मास देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको रिलेशन करवाया हुआ ये, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। मैं तो ये बहुत दफ़ा पता नहीं कितने चैप्टर्स में करवाया था मैंने ये, पी स्क्वायर ओवर 2m, यही आपका आंसर है इसमें। ये लो देखो आया हुआ है ना ये। अब आप कहोगे सर ये वैसे कैसे आया, मैंने ये करवाया हुआ है बाहर, लेकिन मैं चलो बताता हूँ, देख लो। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वैसे क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ मैथ से, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय मैथ डिवाइड बाय मैथ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय एम। अच्छा एम वी किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के, उनके ऊपर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, हाफ पी स्क्वायर ओवर एम। इस सारे को इस तरह नहीं लिख सकते हम, पी स्क्वायर ओवर 2m। ये लो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, पी स्क्वायर ओवर 2m की इक्वल आ गई। आगे देखो, द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इज 100 न्यूटन पर कूलम। अच्छा पूरे पेपर में ना ये MCQ मुझे बड़ा मजे का लगा था। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट बिकम्स। कह रहा है कि समझो मेरे पास एक पॉइंट है, अच्छा ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ना कह रहे हैं कि दो हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं लेकिन वो इक्वल हैं। समझो एक ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, चलो दोनों 10-10 कॉलम के हैं। इसकी वजह से कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ऐसे ही है, इसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और इन दोनों की वजह से जो सम आता है ना इस पॉइंट पे, वो आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, वो 100 न्यूटन पर कूलम है इस पॉइंट पे। इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे 100 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दैट पॉइंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। समझ आ गई, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों ऐड होंगी और हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रही है। सो समझ आ गई इस बात की मुझे। अब वो कह रहा है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड देन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दैट पॉइंट बिकम्स। अच्छा अब उसने मैग्नीट्यूड, उसने ना दोनों को पहले अगर Q1 है Q2 है तो उसने इसको भी 2Q कर दिया, इसको भी 2Q कर दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया। अच्छा तो यानी इसका फार्मूला क्या होता है, KQ ओवर आर स्क्वायर। ये भी क्या होता है, KQ ओवर आर स्क्वायर, लेकिन इसने मैग्नीट्यूड कर दिया डबल, तो इसको आप ऐसे लिखो, अब नहीं निकालने लगे हम, तो K 2Q ओवर आर स्क्वायर प्लस K 2Q ओवर आर स्क्वायर, ऐसे ही है, ठीक समझ आती है इस बात की। ये ऐसे लिख लो 2KQ ओवर आर स्क्वायर प्लस 2KQ ओवर आर स्क्वायर, 2 देखो कॉमन निकल रहा है यहाँ से, निकाल लो, KQ ओवर आर स्क्वायर प्लस KQ ओवर आर स्क्वायर। अब ये वाला देखो, आपने गौर करना है कि ये वाला KQ ओवर आर स्क्वायर किसके इक्वल है, ये बच्चे इसके इक्वल है, E के इक्वल है, पुरानी E के, ऐसे ही है ना, KQ ओवर आर स्क्वायर प्लस KQ ओवर आर स्क्वायर E के इक्वल है, ऐसे ही है। मैंने इसको E के मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे E, और E की वैल्यू उसने हमें शुरू में दी थी कितनी, 100, तो 2 इंटू 100 कर लो यहाँ पे, 200 आपका आंसर आ गया। समझ आ गई, 200 न्यूटन पर कॉलम आपका आंसर आ गया। समझ आ गई सवाल की भी। उसने बस ये कहा था कि आगे पास दो ऑपोजिट और इक्वल चार्जेस हैं जिनकी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 100 दे रही हैं। अब दोनों का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, बताओ कितनी होगी। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया बड़ा ही लेंथी वे में और सिंप्लीफाइड वे में, कि दोनों को ऐड करने से निकल रहा, दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़ाया, 2 कॉमन निकाला, पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 200, सिंपल।
If a plastic sheet of relative permittivity 2.5 is inserted between 2 point charges placed in a vacuum, then the electrostatic force between them decreases by a factor of 2.5. बहुत ईजी है, सिखाया भाई ये मैंने आपको कि जो हमारे पास होती है फोर्स इन अ मीडियम होती है वो इक्वल होती है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर के। तो उसने 2.5 का इंसर्ट कर दिया तो वैक्यूम वाली को 2.5 पे डिवाइड कर दो बस। मीडियम वाली कम होती है ना वैक्यूम से, ऐसे ही है ना, तो बस सिंपल है। आगे देखो, आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज, जब एक हाफ लाइफ गुजरती है ना, पहले अगर वो पूरा है 1 है, एक हाफ लाइफ के बाद वो आधा रह जाएगा। अच्छा, फिर एक और हाफ लाइफ गुजरी, वो और आधा हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 2 और आधा, तो यानी 1/4 रह गया, यानी 1/4 रह गया। एक और, अब देखो कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, ये देखो एक हाफ लाइफ गुजरी तो आधा हो गया, 2 हाफ लाइफ गुजरी तो 1/4 हो गया, तीसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो क्या होगा, ये 4 भी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 2 8, 1/8। सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। एक हाफ लाइफ गुजरी, समझो एक चीज़ है, अगर वो 100 है, एक बार हाफ लाइफ गुजरी 50 रहेगी, फिर एक और हाफ लाइफ गुजरी 25 रहेगी, एक और हाफ लाइफ गुजरी 12.5 रहेगी, तो आप देख लो 100 को 8 पे डिवाइड करो 12.5 आता है, तो वो 8 का फ़र्क आता है इनमें, ठीक है, 3 हाफ लाइफ के बाद। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें ये। इफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज देन द प्रोबेबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, इतना आसान सवाल। उसने कहा है कि जो रेंज है ना, वो मैक्सिमम रेंज अगर आर है तो आपने R/2 लानी है रेंज। कैसे लाओगे, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, VI²/G sin 2θ। इस बात का तो पता है ना कि जब थीटा 45 डिग्री होता है तब हमारे पास मैक्सिमम रेंज आ जाती है। लेकिन अगर मैं थीटा, आप ऑप्शन पुट कर करके देख लो, पहली ऑप्शन देखो, अगर मैं थीटा 15 डिग्री रख दूँ, अगर मैं थीटा 15 डिग्री रख दूँ, VI²/G sin 2 × 15, अच्छा VI² डिवाइड बाई G sin 2 15 30 हो जाएगा, sin 30 डिग्री कितना होता है, हाफ। ये लो VI²/G × 1/2। अभी जो VI²/G होती है ना, ये मैक्सिमम रेंज के इक्वल होती है, R0 के इक्वल होती है, R के इक्वल होती है। तो R/R इक्वल्स यहाँ पे देखो मैक्सिमम रेंज R0 कह लो /2, इसके इक्वल आ गई। सिंपल है। तो आप जब 15 डिग्री रखोगे ना, तब आपके पास जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम का आधा होगी। इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, इफ़ द आइडियल ट्रांसफॉर्मर, मुझे पता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मैंने सिखाया हुआ कैसे होते हैं। इफ़ द प्राइमरी वोल्टेज इज डबल्ड एंड द टर्न रेशियो रिमेन्स द सेम, व्हाट हैपन्स टू सेकेंडरी वोल्टेज, वही है, उसने अगर वोल्टेज डबल कर दिया तो करंट आपका आधा हो जाएगा, हाफ। अच्छा, अब आप बच्चे कहेंगे सर ये कैसे हुआ, ये देखो, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ना पावर आउटपुट इक्वल होता है पावर इनपुट के। ये लो, पावर आउटपुट मिलता है हमें सेकेंडरी पे, तो पावर इक्वल्स टू VI VS IS, इनपुट हम देते हैं प्राइमरी पे, तो VP IP। अच्छा, इसको रीअरेंज कर लो, VS/VP इज इक्वल्स टू IP/IS। तो आपने देख लिया ना कि यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो सिंपल है, कह रहे कि मैंने ना अब क्या किया है, प्राइमरी वोल्टेज डबल कर दिया, VP डबल कर दिए, तो IP क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, उतना, हाफ। बस आगे देखो, एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये हमारे पास एक सर्कल में बना रहा हूँ, उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से समझो, ये इसका एक्सियल रोटेशन है, यहाँ स्टार्ट किया, कहता है कि उसने 90 डिग्री कवर किया। 90 डिग्री यहाँ तक होता है ना, यहाँ तक देखो 90 डिग्री कवर किया, ये ऐसे इधर आया तो देखो कितना है, ये इसने कितनी रेवोल्यूशन कवर की है, ये यहाँ तक आधी होती, आधा सर्कल यहाँ तक है, उसने आधे का भी आधा किया, यानी 1/4 रेवोल्यूशन उसने कवर किया, बस 1/4 रेवोल्यूशन, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं। आगे देखो, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द गिवन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके इज नोन एज हाफ लाइफ की डेफिनेशन है ये, तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कि जिसमें आधे हमारे पास जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिके कर जाएं। आगे देखो, अर्थ रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सन, सन से हमें सोलर एनर्जी आ रही होती है।
अब आप कहोगे सर हमें मून से भी और टाइडल एनर्जी मिलती है, बेशक मिलती है, लेकिन वो सन जितनी तो नहीं होती जितनी हमें सन सोलर एनर्जी दे रहा है। सबसे ज़्यादा हमें सोलर एनर्जी मिलती है सन से। आगे देखो, अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्रीज इक्वल टू, उसने सिर्फ रेडियन, उसने कहा है कि 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। बच्चे आपको वैसे ही पता है कि हमारे पास जो 2 पाई रेडियन होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, ऐसे ही है। इसको हाफ कर दो, पाई कर दो, पाई रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के आ जाएगा। अच्छा, इसको भी हाफ कर दो तो पाई बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 180 को 2 पे डिवाइड करो 90 आता है, तो 90 डिग्री किसके इक्वल है, पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल है। कोई इसमें मुश्किल बात मैंने की है नहीं ना। आगे देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टेंस। बस ये है, और तो कुछ नहीं है इसमें। बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल रीजन में आ रहा होता है। हमें पता है बाल्मर ही वाहिद ऐसी एक सीरीज है जिसमें विजिबल रीजन में हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही होती हैं। कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। आगे देखो, अ बॉल इज थ्रोन इनटू द एयर विद सर्टेन वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड देन एट मैक्सिमम हाइट्स इट्स वेलोसिटी इज, वही वाली बात है जो पहले मैंने केस बनाया था। ये आगे पास ज़मीन है, उसने एक थीटा एंगल के साथ ना ये फेंका है, ठीक है, बॉल को, वेलोसिटी मेकिंग थीटा विद, इफ द एयर इज नेग्लेक्टेड देन एट मैक्सिमम हाइट्स वेलोसिटीज। देखो मैक्सिमम हाइट में क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे हम पहुंचे। अब इसकी वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो है नहीं। शुरू में इसकी वेलोसिटी का इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट भी था और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी था, और बाकी हर जगह इस पॉइंट पे भी ले लो, इस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट डाल दो, नीचे की तरफ होगा हॉरिजॉन्टल, लेकिन होगा ज़रूर। इस पॉइंट पे भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। तो सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, तो जाहिर है उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी बहुत सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, लेकिन जीरो के इक्वल तो नहीं होगी ना। जीरो के इक्वल क्यों नहीं होगी, क्योंकि बच्चे कुछ ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ना कोई वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया है, इसलिए बाकियों के कंपैरेटिवली उसकी यहाँ पे सबसे कम होगी। आगे क्या, अ कैनन इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, व्हेन इट फायर्स अ शेल द कैनन मूव्स बैकवर्ड, दिस रिकॉइल occurs ड्यू टू। अच्छा, मेरे जहन में इसका आंसर आया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हमने उसमें गन वाला केस पढ़ा था ना, ये उसके सिमिलर है। इसमें कैनन है गन की जगह, तो जब वो फायर करते हैं तो वो गन रिकॉइल करती है, इसमें भी कैनन ने रिकॉइल किया, तो भाई ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से होता है, इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें आपने फिर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लगानी है। देखो गैस कोई है ही नहीं इसमें, बैकवर्ड इसलिए गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाना इसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कोई चक्कर ही नहीं, तो बच्चे ये आपका आंसर है। बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ गैस, देखो गैसेस तो है ही नहीं ना इसमें कैनन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बच्चे आप नहीं लगाओ, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि आप किसी सिस्टम को कितनी एनर्जी देते हो उतनी ही वो आगे आउटपुट में आपको दे देगा, तो इसमें तो ये कोई चक्कर आ ही नहीं रहा, इसलिए ये नहीं करो। इसके थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बेस्ट है कि आपको एक आपने एक्शन किया है कि आपने फायर किया है, उसके रिएक्शन में आपको क्या मिल गया जी, वो हो गई है, रिकॉइल मिल गई है। या फिर आपको इसको ऐसे समझ लो कि ये आपने कैनन रखी थी ऐसे और इससे जी आपने फायर किया है, ये आपने फायर किया, ये इस तरफ को मूव किया, तो फिर कैनन इस तरफ को मूव करेगी। जितनी वेलोसिटी, अगर 10 की वेलोसिटी से इधर गया तो 10 की वेलोसिटी पीछे आ जाएगी। ये अगर एक्शन है तो ये इसका रिएक्शन है ऑपोजिट डायरेक्शन में, सिंपल। और देखो ये दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं, जो एक्शन है ना वो इस पे एक्ट कर रहा है गोली पे, और जो रिएक्शन है वो कैनन पे एक्ट कर रहा है, तो दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की सारी कंडीशन सेटिफाई हो रही है इसमें, इसलिए आप ये लगाओगे इसका। इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इन्फिनिट शीट इंक्रीजेज बाय 25% द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। देखो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ये इन्फिनाइट चार्ज शीट के लिए सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। आपने गौर किया यहाँ पे कि 2 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए दूसरे के। अब उसने ये 25% इंक्रीज़ कर दी है, तो बच्चे ये भी 25% इंक्रीज़ कर दो, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है, समझ आती है इन बातों की। आगे देखो, एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड flows through a pipe that becomes narrower in one section, the fluid speed increases in that region to maintain इसका आंसर है कांस्टेंट मास फ्लो रेट। ये आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। एक मिनट, ये सर्कल क्यों नहीं बन रहा? हाँ, अब इसमें वही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ने बताना था। ये
कि आपके पास एक पाइप है, उसके अंदर से कोई फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर से फ्लूइड जा रहा है। अब एक जगह से आपने उस पाइप को क्या किया, कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब जो जहाँ से आपने कंप्रेस किया ना, वहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड है वो ज़्यादा होगी। समझो यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे उसकी स्पीड 50 हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा होगी है, ताकि कांस्टेंट मास फ्लो रेट रहे। क्या मतलब है इसका, देखो अब बाकी देखो कांस्टेंट प्रेशर नहीं, प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ पे हमें पता है स्पीड कम होती है, इसकी ये वॉल्स पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा होता है। अब स्पीड जहाँ पे ज़्यादा होगी है तो यहाँ पे प्रेशर तो हो गया कम। आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल की वजह से पता ये है नहीं। कांस्टेंट एनर्जी, एनर्जी जो है ना इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही होती है, एनर्जी डिपेंड कर रही होती है कि हाँ बस पीछे से कितना कितना कितनी आपने उसको दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, कितनी स्पीड से आ रहा है, उसका मैस वगैरह पे डिपेंड कर रही होती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है कि उसकी पोजीशन क्या है, तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रही होती। आगे कांस्टेंट वॉल्यूम, नहीं बच्चे पहले तो ज़्यादा वॉल्यूम फ्लो कर पा रहा, अब कम वॉल्यूम फ्लो कर पा रहा है ना, तो आई थिंक आप ये भी नहीं लगा सकते। जो सही ऑप्शन है ना इसमें कांस्टेंट मास फ्लो रेट ही है, आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है ये। अब देखो फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, समझो पहले यहाँ पे 1 सेकंड में ना, इस खुली जगह में से 1 सेकंड में 10 kg मैस पास करा था 1 सेकंड में, ठीक है, 10 kg पर सेकंड। अब यहाँ पे ये कम जगह है, अब यहाँ से अब स्पीड ज़्यादा हो गई है, ऐसे ही है ना, आल्दो अब उतना नहीं करना चाहिए पास, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए फिर भी अभी भी 10 kg पर सेकंड ही, 1 सेकंड के अंदर 10 kg ही जाएगा, आल्दो जगह कम है लेकिन उसकी स्पीड बढ़ गई है, इसलिए मास फ्लो रेट कांस्टेंट है दोनों जगह। समझ आती है ना इस बात की। आगे देखो, इन अ पाइप ऑफ वेरी क्रॉस सेक्शन एज फ्लूइड एंटर्स द नैरोअर रीजन इट एग्जिबिट्स। मैंने भी बताया कि जहाँ पे नैरो रीजन है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है और प्रेशर क्या है, कम है। बर्नौलीज इक्वेशन। आगे, द कर्व शेप ऑफ एन एरोप्लेन विंग कॉजेज एयर टू मूव फास्टर ओवर द टॉप सरफेस। ये बात को आपने गौर करना है कि जो एयर है ना वो उसके विंग के ऊपर से तेजी से जा रही है, यानी ऊपर से अगर फ्लूइड एयर भी फ्लूइड है, ठीक है, ये मैंने विंग बनाया, समझो ये मैंने विंग बना दिया रफ सा। अब ये जो विंग है इसके ऊपर से जो एयर है ना ऐसे बड़ी तेज़ स्पीड से जा रही है, तो वो इस की ये दीवारों पे, ये इसकी ये दीवारों पे कम प्रेशर लगाएगी। ऐसे ही है, यहाँ पे अगर प्रेशर कम है तो फिर यहाँ पर नीचे प्रेशर ज़्यादा है, हमें पता है फिर हाई टू लो प्रेशर इस पर इस तरह अपवर्ड फोर्स लगेगी और वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से दिस लीड्स टू, अच्छा एयर की वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे लोअर प्रेशर है, बात ही ख़त्म। उसने सिर्फ यही पूछा है, उसने कोई कहानी पूछी नहीं आगे, लोअर प्रेशर, ठीक। द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डू नॉट एग्जिट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक आधी की मेरे सामने आई थी, उसमें इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा हुआ था, वो गलत है। देखो, द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस डू नॉट एग्जिट, अब ये हमारे पास एक, मैं कहता हूँ ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर मुझे पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह होने हैं। अब ये जो प्रोटॉन्स है ना, ये इसके दूसरे प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन के साथ, इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ये, जिसकी वजह से वो इसको इस न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलने देती, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का आंसर है, गलत नहीं करना, ये तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू आउटर स्पेस बिकॉज दे, उनको मीडियम चाहिए होता है ताकि वो ट्रांसमिट हो सके। अब मीडियम ही नहीं होगा, कोई पार्टिकल ही नहीं होगे, वो इंटरेक्ट कैसे करेंगे, इसलिए वो अपनी ट्रांसमिशन ही लूज़ कर लेंगे विदाउट इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। जैसे मेरे पास साउंड है, जैसे साउंड होता है हमारे पास, देखो वो मैं कहता हूँ ये किसी पर्सन के, ठीक है, एक कोई चीज़ है, ठीक है, कोई यहाँ से अब साउंड वेव निकलनी है, ठीक है, किसी पर्सन का माउथ है, उसके मुंह से ये साउंड वेव निकलनी है। ये साउंड वेव ऐसे कैसे ट्रैवल कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एयर के पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, इसकी वजह से ही साउंड वेव जो है ना इस तरह से ट्रैवल कर पाती है, ठीक है। सॉरी, ऊपर नीचे नहीं, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है। जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो आगे पीछे इस तरह से वाइब्रेट करते हैं ताकि वो साउंड मूव कर सके आगे। अब ये इसलिए इसको मीडियम चाहिए, अगर ये पार्टिकल्स नहीं होंगे साउंड वेव नहीं ट्रैवल कर पाएगी। तो अब आपके पास अगर मैकेनिकल वेव है, वो किसी पार्टिकल अगर होंगे नहीं तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, ठीक है।
टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इक्वल्स इट्स ईएमएफ ओनली व्हेन, इसके दो ही केसेस होते हैं, जब आपके पास या तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए या फिर आपके पास करंट फ्लोइंग जो है वो जीरो हो जाए, क्योंकि इसका फार्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल्स टू टर्मिनल वेलोसिटी प्लस आई आर। वो कह रहा है कि आपने इन दोनों को इक्वल करना है, तो क्या करो, या तो आई जीरो कर दो या आर जीरो कर दो। उसने पहले ऑप्शन में कहा नो करंट फ्लोज, आई जीरो कर दिया तो आपके पास आई ज़ीरो हो गया, तो क्या होगा वी टी प्लस ज़ीरो इंटू आर, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, ई इज इक्वल टू वी टी आ जाएगा, सिंपल। अ लूप मूव्स टूवर्ड्स अ स्टेशनरी मैग्नेट, द इंड्यूस करंट विल बी, देखो समझो हमारे पास एक ये लूप है, ऐसे बनाया मैंने, एक आगे पास इधर से मैं मैग्नेट बना देता हूँ, ये नॉर्थ पोल बना लो, ये साउथ पोल ले लो। अब इसमें से जाहिर है कोई ना कोई मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही होंगी, जब वो इसके पास आएगा, इसकी तरफ मूव करेगा, तो इसके अंदर से ज़्यादा सारी मैग्नेटिक लाइन गुजर पाएंगी। समझो जब वो दूर था, जब वो यहाँ पे था, तब कोई भी मैग्नेटिक लाइंस के अंदर से नहीं गुजर पा रही थी, अब ज़्यादा सारी गुजर पा रही हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आया, उसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगी, वो चाहेगी कि ये मैग्नेट इससे दूर मूव कर जाए, ठीक है। ट्राई टू स्टॉप द अप्रोच, हाँ वो चाहेगी कि ये जो है ना आपस में एक दूसरे के करीब ना जा सकें फिर, ठीक है। एक मिनट, लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग ना, लेंज़ लॉ क्या कहता है कि वो अपने कॉज को अपोज करे, तो इसका कॉज क्या था कि ये दोनों पास आ रहे, तो इसमें ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगी जो जिसकी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगी इसके, वो इसको अपोज करेगी, वो चाहेगी कि ये इसका कॉज अपोज हो जाए, इसलिए ये इसको दूर दूर पीछे की तरफ मूव कर देगी, या वो मैग्नेट को नहीं, वो खुद ही लूप को दूर की तरफ खेल देगी, सिंपल। होगा क्या, होगा ये कि इसमें चेंज इन ईएमएफ आया, चेंज इन ईएमएफ, इसके चेंज इन फ्लक्स आया, उसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगी कि इसके यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाए, यहाँ पे साउथ पोल बन जाए, मतलब इस तरह से करंट चलेगा, ठीक है। अपने राइट हैंड के थंब को लेफ्ट की तरफ करो, आपके देखो आप फिंगर्स ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से कर लो रही होंगी। अब ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, दूसरे को रिपेल करेंगी, दूर चली जाएंगी, और देखो इनकी जो अप्रोच है वो खत्म हो जाएगी, सिंपल। ये लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है। आगे देखो, द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, मैंने करवाया था आपको ये भी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर, एक्स नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है बच्चे ये, तो इस पे डिपेंड कर रही है, बाकी हाफ भी कॉन्स्टेंट है, के भी कॉन्स्टेंट, तो ये आपका आंसर है, सिंपल। इसके बाद आता है द वेव दैट हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड पेनिट्रेटिंग पावर इज, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और पेनिट्रेटिंग पावर बच्चे गामा रे की होती है, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए। आगे है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हेन हीट फ्लोज इनटू अ सिस्टम एंड नो वर्क इज डन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट इंक्रीज, सिंपल। देखो वो कह रहा है कि एक मेरे पास ये सिस्टम है, ठीक, एक मिनट, मेरे पास एक ही कोई सिस्टम है, उसके अंदर कोई गैस के पार्टिकल ले लो, चलो ये ले लिए मैंने। अब वो कह रहा है कि मैं इस सिस्टम में हीट डाल रहा हूँ, मैंने हीट फ्लो करवाई 10 जूल 20 जूल जितनी मर्जी हीट फ्लो करवाई। अब जाहिर है इन्होंने कोई एक्सटर्नल वर्क तो करना नहीं, तो ये फिर गैस पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, ये पागल हो जाएंगे, पागलों की तरह इर्द गिर्द फिर घूमे फिरेंगे, बजेंगे दूसरे के अंदर, तो इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इट्स इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये पागल हो गए, तेज़ी से भाग रहे हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी बढ़ गई इनकी, सिंपल। इफ़ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, आखिरी एमसीक्यू है हमारा फिजिक्स के पोर्शन का, एमडी कैट 2025 का, इसमें ये कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज़ मेड 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स, बहुत ही आसान है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। अगर आपने बाकी दो कांस्टेंट रखे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब उसने क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज़ मेड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कर दिया आपने, तो आपकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होकर 4 टाइम्स हो जाएगी। अब आप कहोगे सर हमें पता है कि लेंथ अब जब हम उसकी खींचते हैं तो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो कम होता है, तो एरिया को कम होना चाहिए। बच्चे बात आपकी ठीक है, लेकिन वो होता है जब वो यहाँ पे लिखता कि इफ़ इट्स लेंथ इज इफ़ द कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड टू 4 टाइम्स, उसको स्ट्रेच नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास एक ऐसे लेंथ थी उसको मैंने स्ट्रेच करके ऐसे लंबा किया, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा मेरे पास पहले इतनी तार थी फिर मैंने इतनी तार ले ली, 2 डिफरेंट तारें हैं, वो उतनी की उतनी रही है, उसने स्ट्रेच नहीं किया, समझ गया मेरी बात को, स्ट्रेच नहीं किया। स्ट्रेचिंग वाले केस में होता है, ये स्ट्रेचिंग का केस नहीं था, तो इसलिए इसका 4 टाइम्स आंसर आ गया।
तो होपफुली बड़े सारे आसान से MCQs थे, इनमें से किसी का एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी अल्लाह ताला आपको सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। आप जिस कॉलेज में चाहते हैं अल्लाह आपका एडमिशन करवाए। पर्सनली मैं खुद FMU में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। किसी का अगर FMU एडमिशन होता है लाजमी मुझे कॉन्टैक्ट करे, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।